मुझे बताएं कि आप जब सियासत में आई अपना प्रोफेशन छोड़ के, तो पहले आपने जनरल मुशर्रफ को बड़ा डिफेंड किया, अब आप जरदारी साहब को डिफेंड कर रही हैं। आसान किसको डिफेंड करना है ज़्यादा? जरदारी साहब को इसलिए आसान है कि जरदारी साहब इस सिस्टम में किसी के तफैली नहीं आए। उन्होंने इससे पहले 11 साल इस सिस्टम को अपनी जवानी दी, अपनी एनर्जीज दी। नहीं, जनरल मुशर्रफ की जो पर्सनल रेपुटेशन है वो प्रेसिडेंट जरदारी साहब की पर्सनल रेपुटेशन से बहुत बेहतर थी। देखिए, पर्सनल रेपुटेशन जो मैंने पहले बात की कि कुछ होती है आपकी परसेप्शन और कुछ होती है रियलिटीज। जो जरदारी साहब की परसेप्शन बाहर ट्रेवल करती है वो रियलिटी के टोटली डिफरेंट है। नहीं, परसेप्शन ही रियलिटी बन जाती है ना। नहीं, ही इज, आप खुद भी मिले होंगे और जिन को उनसे मिलने का इत्तेफाक होता है वो कुछ और ज़हन में लेके जाते हैं। उसी परसेप्शंस की वजह से तो मैं उनको पसंद करता हूँ। आप अब मेरा माइंड ही खराब कर रही हैं। सर, मैं ये कहती हूँ कि जरदारी साहब का जो शख्स उनको मिल के आता है, जो नेगेटिव्स हैं उनको वो पॉजिटिव में कन्वर्ट करके आता है। तो 2 बार ही मिल चुके हैं, तो एमक्यूएम अभी तक कन्वर्ट क्यों नहीं हुए हैं? ये भी तो उनका, आप देखें कि पॉलिटिकल विजन और फिलॉसफी है कि उन्होंने 3 साल से बहुत सारे लोगों को अपने साथ ग्लू अप किया हुआ है और एमक्यूएम जैसी पार्टी को जिस तरीके से वो लेके चल रहे हैं। वापस आ जाएगी कि पीछे चली जाएगी? हमारी तो ख्वाहिश है कि वो सिस्टम में अपना किरदार अदा करें, आए और एक इत्तेहादी के तौर पे काम करें। लेकिन कमिंग बैक टू द अर्लियर क्वेश्चन, 2007 तक तो आपने जनरल मुशर्रफ को डिफेंड किया। इलेक्शन से थोड़ा अरसा पहले आपको ख्याल हुआ कि आमिर के साथ नहीं रहना और आप पीपल्स पार्टी में आ गए। देखिए, सबसे पहली बात यह है कि मैंने 2007 तक नहीं, मैंने बहुत फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे उनको अपोज करना शुरू किया था। जो मेरी पार्लियामेंट्री मीटिंग्स हैं जिसमें मुझे मेरे सीनियर कहते थे कि तुम्हें नहीं पता कि सीनियर से ऐसे बात नहीं करते, तुम्हें नहीं पता कि ये पार्लियामेंट्री मीटिंग्स के एथिक्स नहीं होते कि आप स्ट्रेट अवे क्वेश्चंस और तनकीद और इस तरह की बातें शुरू कर दें, और आपने अभी लर्न करना है, आप सीखें, दूसरों से सीखें कि वो कैसे बात करते हैं, लीडरशिप को ऐसे डायरेक्ट अटैक नहीं करते। लेकिन मैंने किए, फ्लोर ऑफ द हाउस पे भी किए, क्योंकि मेरी सियासत के अंदर ना मैं रोज़गार के लिए आई थी, ना मैं कारोबार के लिए आई थी, ना मैं अब रोजगार और कारोबार के लिए हूँ। लेकिन ये तो सही मैं है एक कंट्रीब्यूशन करना चाहती हूँ, उसके लिए मुझे किसी शख्सियत के लिए नहीं, मुझे मासिस के लिए काम करना। एक बात तो सही है ना कि आप फौजी हुकूमत की भी बेनिफिशियरी रही हैं और जमहूरी हुकूमत की भी। देखिए, बात ये थी कि फौजी हुकूमत के साथ मुझे ये इत्तेफाक ज़रूर हुआ कि मैंने रिज़र्व सीट पे एक नॉमिनेशन ली और मैं आई, लेकिन वो मेरी किसी ने तरस खा के मुझे नॉमिनेट नहीं किया। मैंने 92 कंट्रीज़ में पाकिस्तान को फर्स्ट टाइम डिफीट किया, इंडिया को, और वर्ल्ड असेंबली ऑफ यूथ की यूएनओ में सीट ली पाकिस्तान के लिए, और इंटरनेशनली 5 कॉन्टिनेंट्स में पाकिस्तान को नुमाइंदगी दिला के ये साबित किया कि पाकिस्तानी ख़वातीन ना सिर्फ लोकल पॉलिटिक्स बल्कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में भी कंट्रीब्यूट कर सकती हैं। जो बोलता है जमहूरी हुकूमत में या बोलता है वो बन जाता है शाह महमूद कुरैशी, वो बन जाता है अमीन फ़हीम, वो बन जाता है नाहिद खान, यानी इबरत का मकाम जो है ना वो आपका बन जाता है। जमहूरियत कौन सी आप? मैं नहीं एग्री करती, क्योंकि जितनी तनकीद हमारी पार्टी में होती है और लीडरशिप सुनती है, किसी पार्टी में नहीं होती। पीपल्स पार्टी का मंशूर 1967 में बना था, उसमें कहा था सीईसी इलेक्ट हुआ करेगी। आज तक 1967 से लेके 2011 हो गई है, मुझे किसी पीपल्स पार्टी की सीईसी का एक बंदा बताएं जो इलेक्ट होके आया हो। देखिए, यकीनन उसमें आप तो अपना मंशूर नहीं फॉलो करते। रिफॉर्म्स की ज़रूरत है, और उसके जो इलेक्ट होते हैं लोग, जो सीएससी के मेंबर बनते हैं, वो ऑटोमेटिकली उनको तो तोहफा मिलता है ना। नहीं, तोहफा चेयरपर्सन के जो पसंदीदा हैं, करीबी हैं, जो हर मीटिंग में, मुझे पिछली याद है कि हमने तमाम पावर्स और डिसीजन मेकिंग जो है ना चेयरपर्सन को दे दी थी। एब्सोल्युटली ये क्या जमहूरियत है फॉर गॉड से? जो डिबेट तो हिटलर हो गए, डिगॉल हो गए, अपना ये वाले लफ्ज ठीक है। आप उसको एंड को जो पूरी 6 घंटे 7 घंटे की आउटकम होती है। मुशर्रफ ने तो आपसे कभी पावर्स नहीं मांगी पूरी। मुशर्रफ ने तो आपसे कभी पावर्स नहीं मांगी। वो डिक्टेटर होते हुए भी ज्यादा जमहूरियत देखें, वो तो आप मेरे से पूछे ना, जो क्योंकि आपको भी मौका मिला उस डिक्टेटर मैं तो कह रहा हूँ ना, मैं तो कह रहा हूँ
कि वो लेकिन आपको डिक्टेटर मौका आप नहीं मिला जरदारी साहब के साथ काम जमहूरियत करने नहीं, का। अल्लाह रहम करे, मेरे तो घर से निकल नहीं, जाता मैं अगर बेसिक जरदारी साहब के साथ हम बेसिक तो बात यह है कि आपने सिर्फ मुशर्रफ के साथ काम करके ये सोचा कि वो मैं ज्यादा तो देखिए मेरी डेमोक्रेटिक एक है। बात सुने, मैं आपको बताऊं कि मैं आप तो किसी का डेमोक्रेटिक लीडर से मैं मिले, तो आपको ज्यादा सिर्फ बेहतर इसलिए अपॉर्चुनिटीज नहीं आई एम मिलेंगी। श्योर बेहतर होगा, लेकिन क्योंकि सिर्फ इसलिए कि एक आदमी पावर में नहीं है तो मैं उसकी बुराई नहीं करूंगा। मैं बिल्कुल आप ना बेनिफिशियरी नहीं करें, बनना चाहता। आप ना करें बुराई, लेकिन आप सच तो बताएं ना। आप सच तो ये है कि सच आपने की दोनों चीजें सच देखें। ये है डॉक्टर साहिबा कि कल तक आपने जनरल मुशर्रफ को डिफेंड किया, आज आप कहती हैं कि उसी गिरफ्तारी के लिए इंटरपोल से रब्ता करेंगे। ये तजाद है, मजबूरी है आपकी वजारत की कि आप दिल से समझती हैं कि वो कातिल है। देखिए बात यह है कि सबसे पहली बात कि इस सवाल के पीछे ये था कि अदालत ने उनके वारंट गिरफ्तारी जारी की है और अदालत कहती है कि हम इसके हवाले से इंटरपोल से रब्ता करेंगे। तो आपकी हुकूमत क्या अदालत को फैसिलिटेट करेगी? उसका जवाब ये था कि यस, अगर कोर्ट ने हमें कहा बीइंग अ गवर्नमेंट, तो जहां कोर्ट ने हमारी मदद मांगी हम उसको सपोर्ट करेंगे। तो कोर्ट्स को सपोर्ट करना हुकूमतों का काम है। शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ क्यों हो गए आप लोग? कोई खिलाफ नहीं है उनके। छोड़े ना, सच्ची बात नहीं, सच्ची बात है, खरी कोई बात खिलाफ नहीं है, कोई खिलाफ नहीं है। हमारी क़यादत उनको कहती है कि वो पार्टी में वजारत क्यों चेंज कर रहे थे उनकी? नहीं, वजारत तो आप देखिए ये किसका इनहेरिटेड राइट है? वैसे पूछ रहा हूं। बाय बर्थ किसका राइट नहीं, है? मुझे राइट बताएं की ना। बात नहीं, एक होता कोई है ना, लिख एक के आदमी लेके परफॉर्म आए कर हैं कि रहा है, आप जब वजीर बनेंगे तो फॉरेन मिनिस्टर ही होंगे और आप कुछ नहीं हो सकते। उनको कौन सी मिनिस्ट्री दे रहे थे? वाटर एंड पावर। तो बाहर आके उन्होंने ये क्यों कहा कि मैं रेमंड डेविस की वजह से रिजाइन कर रहा हूँ? ये फिर आप उनसे पूछे ना, मैं उनकी क्या ये स्पोक्सपर्सन झूठ तो नहीं नहीं। है? क्या ये झूठ नहीं है? हाउ शुड आई से कि वो झूठ है या सच है? वो लेट हिम एक्सप्लेन नहीं, हिमसेल्फ। मेरा मतलब है कि एक आदमी जो इतने साल आपका वजीर रहा वो बाहर आके गलत बयानी क्यों कर रहा है? देखिए मैंने तो कहा है कि वो जो उनके रिलेटेड क्वेश्चंस हैं वो अपनी पोजीशन खुद एक्सप्लेन कर सकते हैं। रेमंड डेविस को आपकी हुकूमत छोड़ रही है कि रख रही है? ये फैसला अदालत करेगी, हुकूमत नहीं करेगी। अच्छा, हुकूमत ने अगर अदालत का ही हर फैसला मानना था तो फिर जो स्विस अकाउंट्स के बारे में अदालत ने फैसला किया था वो भी मान लेती। देखिए अभी हम अदालत का जो फैसला उस हवाले से है, जहां जहां उन्होंने हमें जिस तरह की गाइडलाइंस दी हैं, ये मुझे बताएं कि क्या रेमंड डेविस डिप्लोमेट है कि नहीं है आपकी इत्तला? हाउ शुड आई से? ये देखिए 14 को अभी कौन सी दूर रह गई है, कोर्ट में हम जा रहे हैं। एक सेकंड, आप यानी वफाकी वजीर है, फॉर गॉड सेक, एक महीने से एक मसला हो रहा है। आप जिस पिच पे मुझे लाना चाहते हैं, कम से कम एक महीने में मुझे ये पता चल गया कि मुझे क्या कहना है और क्या नहीं कहना। नहीं, मैं तो पूछ रहा हूँ कि डिप्लोमेट है कि नहीं है। हाउ शुड आई से? ये फॉरेन अफेयर का काम है, मिनिस्टर इन्फॉर्मेशन का काम नहीं। लेट मी रीफ्रेज माय क्वेश्चन। डिप्लोमेट का तयन जो है वो हुकूमत वक्त करती है बेस्ड ऑन फैक्ट्स एंड रियलिटीज। अगर आज फॉरेन ऑफिस ये कहता है या फॉरेन मिनिस्टर ये कहते हैं कि मुबश्शिर लुकमान एक डिप्लोमेट है, तो मुबश्शिर लुकमान का डिप्लोमेटिक स्टेटस हो गया ना, क्योंकि वही एक अथॉरिटी। कहने से नहीं हो गया, उसके साथ रेलेवेंट डॉक्यूमेंटेशन और रेलेवेंट पोजीशन भी होनी जरूरी है। चलें, जब प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ने ये कह दिया तो फिर तो डॉक्यूमेंट्स भी आ जाएंगे, फिर आप सजा कैसे देंगे? देखिए किस कानून के तहत देंगे? बात बड़ी क्लियर है कि 1 फरवरी को एक पिटिशन फाइल हुई लाहौर हाई कोर्ट में, जिसके बाद कोर्ट ने ही 2 फरवरी को एक वर्डिक्ट दे दिया कि इसकी डिप्लोमेटिक होने पे इसकी इम्यूनिटी का और ओवरऑल फैसला जो है कोर्ट करेगी। और कोर्ट ने रिस्ट्रिक्ट कर दिया हमें कि वी विल डिसाइड अबाउट हिज इम्यूनिटी एंड हिज डिप्लोमेटिक स्टेटस। माशाल्लाह। तो हमने अब मुझे सिर्फ ये कोर्ट में हर चीज लेके जाएंगे, लेट द कोर्ट आप, क्योंकि माशाल्लाह हुकूमत तो हमारी बड़ी आगे का सोचती है ना, क्योंकि बड़ी दूर का सोचती है, तो मैं इसलिए एक जरा आगे का सवाल पूछ लेता हूँ केस में। जैसे रहमान मलिक साहब हैं, उनको लाहौर हाई कोर्ट ने सजा दी, फौरन ही सदर मोहतरम ने उसको एक्सक्यूज कर दी, एग्जेम्पशन दे दी। तो रेमंड डेविस को अगर हाई कोर्ट ने सजा दी और उसने अपील की सदर पाकिस्तान से, तो वो उसकी अपील मानेंगे कि इनकार करेंगे? देखिए ये तो वी विल क्रॉस द ब्रिज व्हेन वी विल अराइव देयर। नहीं, ये तो आप बड़ी दूर अंदेश हैं और हुकूमत भी इतनी दूर अंदेश है। 5 साल पहले आपने बता और पाकिस्तान के इंटरेस्ट को देखते हुए हम फैसला करेंगे, जो पाकिस्तान के अवाम और मुल्क के मफाद में होगा वो होगा, किसी की ख्वाहिशात के ताबे फैसले नहीं होंगे। हर चीज आपने पाकिस्तान के मफाद में करनी है। एब्सोल्युटली पाकिस्तान इसलिए की जो वजह पाकिस्तान में सबसे नालायक लोग थे उनमें से उठा के उनकी अपॉइंटमेंट्स कर दी जाती हैं। कोई चेयरमैन OGDC का बन जाता है,
को कहीं आप उस मुझे पर ये नवाज बताए कब जो है वो जाबर बिन ह्याम और इंटरनेशनल थिंक टैंक्स जो थे पाकिस्तान के कौन से दायरे में बैठे रहे, उसका किसी का नाम भी ले लें। अब तक जो OGDC के जितने चेयरमैन आए हैं सब की ज़रा निकालें तो सही केस हिस्ट्री, उनकी क्वालिफिकेशंस भी निकालें, हर गवर्नमेंट के निकाल के देख लें कि कब वहाँ पे जो है वो माशाल्लाह से जीनियस एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी क्वालिफाइड लोग आते रहे। हमेशा इन इदारों में पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट्स हुई बेस्ड ऑन देयर कैपेबिलिटीज, तो अपॉइंटमेंट जो पॉलिटिकल होगी उस पर क्रिटिसिज्म होगा। मैट्रिक फेल उस वक्त आदमी को आप मीडिया लगा दें नहीं एक था। ऐसी ऑर्गेनाइजेशन पे जो 40-40 मिलियन डॉलर का साल का फायदा कर रही हो, वो चला सकता है। देखिए आपने तो आपके जो पार्लियामेंटेरियन है उनकी क्वालिफिकेशन भी ख़त्म कर दी है, आपकी कोर्ट्स ने की है। तो पार्लियामेंट के अंदर अगर अनपढ़ जाहिल बैठ के पार्लियामेंट को चला सकता है तो OGDC को चलाना फिर कौन सा पार्लियामेंट में असल काम जो है वो तो है लेजिस्लेशन, और जो अवाम का नुमाइंदा है, अनपढ़ बंदा मैं समझता हूँ लेजिस्लेशन कि जो कैसे अवाम करेगा? का नुमाइंदा है वो अवाम के हकूक की सही तौर पे तर्जुमानी कर सकता है। फर्क यह है कि ये तो पार्लियामेंट पे भी मुझे अब एतबार नहीं रहा। आप लोग खुद जाली वोटों से आए हुए हैं, और यही मैं सुप्रीम कोर्ट में गया हूँ अपनी पिटीशन लेके। ठीक है कि अगर नादरा कह रही है, डिसाइड फाइन, नादरा कह रही है कि 45% ऑफ वोट्स आर बोगस, तो इसका मतलब है नादरा तो हुकूमती इदारा है ना। देखिए उसमें 100% वो वही कह रहे हैं जो ग्राउंड रियलिटी है। देखें, मान लें आपके यहाँ जाली वोट बने हुए हैं और वो बहुत कौन बड़ी उसको- तादाद में है। देखिए बात ये है कि यही तो वो इशू था जिसके अगेंस्ट मोहतरमा बेनजीर भुट्टो शहीद ने पिटीशन फाइल की थी, और उन्होंने उस वक्त चीफ जस्टिस साहब को यही कोताहियां हाईलाइट की थी कि आप वोटर लिस्टों को रिवैम्प करें, इसको रिवाइज करें, लेकिन और चीफ नई जस्टिस वोटर की लिस्टों दी के हुई नरमी मुताबिक का आप इलेक्शन। लोगों ने ही नाजायज फायदा उठाया ना। कैसे? चीफ जस्टिस ने जो नरमी दी उसी के ऊपर आप नहीं, लोगों ने जाली वोट बनवा लिए। नहीं, नॉट एट ऑल। हमारे यहाँ जब कोई शख्स वफात पाता है तो उसका यूनियन काउंसिल में आप रिकॉर्ड रजिस्टर करा देते हो, डेथ सर्टिफिकेट चला जाता है। उस सूरत में होता है कि जायदाद हो, उसका बंटवारा होना हो, वरना कब्रिस्तान की लिस्टें खरीदते हैं आप लोग, फिर वोट बनवाते हैं। लेकिन मैं आता हूँ इस बात पे, डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान साहिबा हमारे पास है। वेलकम बैक टू आफ्टर ब्रेक, टेक अ ब्रेक।